नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग अटलांटिस द्वीप के रहस्य के विषय में चर्चा करते हैं। क्या कभी अटलांटिक महासागर के मध्य में एक विशाल और विकसित सभ्यता फली फूली थी? यूनानी दार्शनिक प्लेटो द्वारा किए गए वर्णन से ऐसा लगता है कि अटलांटिस की सभ्यता उस युग की एक सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली व्यवस्था थी, जिसकी स्वर्ग से तुलना करना अतिशयोक्ति न होगी। तभी अचानक एक ज्वालामुखी फटा। ऐसा लगा कि जैसे आसमान से मौत की बारिश हुई हो और अटलांटिस द्वीप महासागर की गहराइयों में विलीन हो गया। आखिरकार अटलांटिस वासियों को किस अपराध की सजा भुगतनी पड़ी? क्या यूनान में पुरातात्विक खुदाई में निकला शहर आक्रोतिरी ही अटलांटिस का खोया हुआ शहर है? क्या प्लेटो द्वारा किया गया वर्णन सिर्फ एक कहानी ही है? इन्हीं रहस्यों के ताने बाने में लिपटा है इस लुप्त सभ्यता का खोया हुआ अस्तित्व। दुनिया भर के भूगर्भ शास्त्री, ज्वालामुखी विशेषज्ञ तथा पुरातत्व शास्त्री निरंतर इस रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए प्रयत्नशील हैं। 3500 साल पहले की एक शाम अटलांटिस द्वीप पर बसा हुआ नगर हमेशा की तरह दिन भर का कामकाज समाप्त करके रात बिताने की तैयारियां कर रहा था। नगर की पतली गलियां हंसते और आपस में बातें करते नागरिकों से भरने लगी थीं। औरतें अपने घरों के दरवाजों पर बैठी गप्पे मार रही थीं। वातावरण शांत था और मौसम का मिजाज भी अनुकूल ही था। अचानक पूरे शहर को एक विचित्र तरह की गर्मी ने अपनी लपेट में ले लिया। द्वीप के आसपास का समुद्र शीशे के रंग का हो गया और धरती की गहराइयों से थरथराहट की दबी दबी आवाज़ें आने लगीं। पहले ये आवाज़ें रुक रुक कर आईं, फिर लगातार सुनाई देने लगीं। द्वीप निवासी घबरा गए। उन्हें डर था कि उनके द्वीप का 5000 फुट ऊंचा ज्वालामुखी फट पड़ने को है। उन्हें लगा कि धरती हिला देने वाली ताकतों का मालिक, उनका देवता, लंबी निद्रा से जागने वाला है। इतना समझने के बाद भी अटलांटिस द्वीप के वासी ये नहीं समझ पाए कि पृथ्वी के गर्भ से आने वाली ये आवाज़ें उनके द्वीप, उनके नगर और उनकी समूची सभ्यता की विनाश की आहटें हैं। यही हुआ। पहले दम घोट देने वाला गहरा धुआं उठा, फिर सुलगते हुए पत्थरों की वर्षा हुई और इसके बाद चारों तरफ आग उड़ने लगी। ज्वालामुखी का गर्भ अचानक दबाव से फट गया। वे लाखों टन की ठोस चट्टानों की वर्षा करता हुआ अपनी ही जगह पर धंस गया, जिसकी वजह से एक 37 मील लंबा चौड़ा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे को बढ़ने के लिए समुद्र की लहरें चारों ओर से टूट पड़ी। आज के वैज्ञानिकों व ज्वालामुखी विशेषज्ञों का अनुमान है कि 500 से 1000 परमाणु वर्षा की ताकत के बराबर विस्फोट क्षमता से भी ज्वालामुखी फटा होगा। काली राख की वर्षा के कारण उस समुद्र के आकाश पर कई सप्ताह एक रात जैसा अंधेरा बना रहा। उस राख के अवशेष आज भी बचे खुचे द्वीप पर देखे जा सकते हैं। इस बचे हुए द्वीप का प्राचीन समय में यूनानियों ने कैलिस्ट का नाम दिया था। अटलांटिस द्वीप की ऐतिहासिकता का केवल एक ही सर्वमान्य प्रमाण उपलब्ध है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपने शिष्य के साथ बातचीत में इस द्वीप, उसकी सभ्यता व उसके विनाश के कारणों का विस्तृत उल्लेख किया है। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस का नगर तरह तरह की कीमती वस्तुओं, विभिन्न प्रकार के जानवरों और मवेशियों, तांबे की मिश्र धातुओं व अन्य खनिज पदार्थों से भरा पड़ा था। पूरा शहर 5 खंडों में बटा हुआ था, जो वृत्ताकार रूप से व्यवस्थित थे। इसके विभिन्न बंदरगाह नहरों द्वारा जुड़े हुए थे। शहर के बीचों बीच में एक विशाल महल व मंदिर था। इन दोनों के शीर्ष सोने व चांदी से मढ़े हुए थे। सोने के बने हुए 7 पंखदार घोड़ा के रथ पर सवार इस शहर का देवता पोसीडान मंदिर में स्थापित था। भूकंप के इस देवता की पूरे नगर में पूजा की जाती थी। प्लेटो के वर्णन में आगे बताया गया है कि हर विकसित सभ्यता की तरह अटलांटिस के पतन के दिन भी आ गए और वहाँ के निवासी साम्राज्य, शक्ति और धन धान की पूजा करने लगे। अटलांटिस की फौज आक्रमण और युद्ध का अभियान पर निकल पड़ी। उन्होंने भूमध्य सागर की तटवर्ती बस्तियों के निवासियों को अपना गुलाम बना लिया, लेकिन एथेंस वासियों के सामने उनकी एक न चली। एथेंस की फौज ने अटलांटिस की फौजों को हराकर भगा दिया, परंतु अटलांटिस के नैतिक पतन का दंड अभी अधूरा था। इसके बाद भीषण भूकंपों और बाढ़ों ने एक ही रात में अटलांटिस को अपनी आगोश में लेकर तबाह कर दिया। प्लेटो के अनुसार
12 साल पहले जिब्राल्टर के जल मध्य के आसपास अटलांटिस का अस्तित्व था। यहीं से शुरू होती है अटलांटिस की लुप्त सभ्यता के रहस्य की कहानी। प्लेटो की बातचीत में अटलांटिस की कहानी मुख्य रूप से उनके भतीजे क्रिटियास द्वारा सुनाई गई थी, जिनके बारे में स्वयं प्लेटो के गुरु सुकरात ने कहा था कि ये एक तथ्य है, न कि केवल कहानी। क्रिटियास का ये भी दावा है कि उसने ये कहानी अपने पर बाबा ड्रोपिडस से सुनी थी और ड्रोपिडस ने इसे यूनानी इतिहास में अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध सोलन से सुना था। सोलन को सबसे विख्यात विधि निर्माता तथा यूनान के 7 महान संतों में सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता था। सोलन 640 ईस्वा पूर्व से लेकर 558 ईस्वा पूर्व तक ही जीवित रहा। इसके 200 वर्ष बाद प्लेटो ने यह कहानी लिखी। सोलन का कहना था कि उसने ये कहानी ईसा से 590 वर्ष पूर्व मिस्र की एक पुजारी से सुनी थी। सोलन ने इस महान कहानी से प्रभावित होकर इसका अनुवाद यूनानी भाषा की कविता में कर डाला। इससे लगता है कि यूनानियों से पहले मिस्रियों को भी अटलांटिस के अस्तित्व का ज्ञान था। प्लेटो द्वारा किया गया वर्णन ऐतिहासिक कम दार्शनिक अधिक है। वह एथेंस के वैभव और गरिमा से अधिक प्रभावित जान पड़ता है। अटलांटिस का अस्तित्व उस समय और भी रहस्यपूर्ण हो गया जब प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने इस मात्र काव्यात्मक कथा ही माना, परंतु ईसा से 300 वर्ष पूर्व प्लेटो के प्रथम व्याख्याता क्रेटर ने अटलांटिस के वर्णन को तथ्यात्मक करार दिया। कहा जाता है कि क्रेटर के कुछ शताब्दी बाद दार्शनिक पासिडोनियस 135-50 ईस्वा पूर्व ने प्लेटो के वर्णन को केवल एक कथा मात्र मानने से इनकार कर दिया। इस तरह पूरी 23 शताब्दियों से आज तक अटलांटिस का रहस्य इसी तरह के विवादों से घिरा रहा है। अटलांटिस के बारे में धार्मिक पुजारियों, काली जादू के विशेषज्ञों तथा अफवाहबाजों ने तरह तरह की कहानियां गढ़ ली। किसी ने कहा कि अटलांटिस के पेड़ों में सोने के फल लगते हैं, तो किसी ने कहा कि वहाँ की नहरों से दूध और शहद बहता है। प्लेटो को विश्वास था अटलांटिस द्वीप अटलांटिक के बीच में ही था। प्लेटो का समर्थन करने वाले आधुनिक विद्वानों का मत है कि अजोरस, कैप वेर्डे आइलैंड, कैनरीज तथा मैडीरा की चोटियाँ अटलांटिस द्वीप की ही थीं, जो एशिया और अफ्रीका के संयुक्त क्षेत्रफल से भी बड़ा था। 15वीं शताब्दी के यूरोपीय अन्वेषकों ने कल्पना के आधार पर ही अटलांटिस को अपना नक्शा में शामिल कर लिया। हर नई खोज को अटलांटिस के रूप में देखने की आदत बन गई। अमेरिका की खोज होते ही कुछ समय के बाद ये मान लिया गया था कि अटलांटिस की खोज हो गई है। अटलांटिस में लोगों की दिलचस्पी इतनी बढ़ी कि 19वीं शताब्दी तक एटलांटोलॉजी नामक विज्ञान की शाखा की स्थापना के दावे किए जाने लगे। इस विज्ञान के सबसे प्रमुख अध्येता थे इग्नेशियस डोनली नामक अमेरिकी राजनीतिक के, जो अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य भी थे। सन 1882 में डोनली ने अटलांटिस द एंटेडिल्यूवियन वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी, जो रातों रात बेस्ट सेलर बन गई। डानेली ने अपने सिद्धांत में अमेरिका की कोलंबस पूर्व सभ्यता तथा प्राचीन मिस्र संस्कृति के बीच कुछ समानताओं के आधार पर गढ़ा। पिरामिडों के निर्माण, मम्मी बनाने की कला, 365 दिन के कैलेंडर तथा बाढ़ों की परंपरा को देखते हुए डोनेली ने साबित किया कि उक्त दोनों सभ्यताएं अटलांटिस की ही देन हैं। अटलांटिस के नष्ट हो जाने के बाद उसके पूर्व और पश्चिम में अलग अलग सभ्यताओं ने जन्म ले लिया। डानली ने अपनी सामग्री पुरातत्व, मिथक, भाषा विज्ञान, जंतु व जीव विज्ञान से प्राप्त की। अपने आप को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए डोनेली ने इन विज्ञान से तर्क लेकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा का प्रयोग करके उक्त सिद्धांत का ताना बाना बुन दिया। आज भी डानेली के बहुत से समर्थक मौजूद हैं, परंतु डानेली के सिद्धांत का ये केंद्रीय विश्वास है कि अटलांटिक महासागर के बीच में था, ठुकरा दिया गया है। आधुनिक सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाताओं ने जांच करके पता लगाया कि 3 करोड़ 60 लाख वर्ग मील की अटलांटिक महासागर की सतह पर अटलांटिस में आए वर्णित भूकंप का कोई चिन्ह नहीं मिलता। 12,500 मील लंबी एक ज्वालामुखी पर्वतमाला सब महासागर में डूबी हुई है, लेकिन जहाँ ये पर्वतमाला समुद्र से निकलती है वहीं अटलांटिस के डूबने की जगह बताई जाती है। तो दोस्तों, अब अगले पार्ट में हम आपको अटलांटिस के रहस्य के बारे में आगे की कहानी बताएंगे।
तो अभी ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।